चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ कॉज की ओर। फोर्थ कॉज में क्या था? फोर्थ कॉज? गवर्नमेंट डेब्ट। सरकार पूरी तरीके से कर्ज के तले दबती जा रही थी अपनी झूठी शानो शौकत बघारने के लिए। अब झूठी शानो शौकत क्या था? हम लोगों ने बताया था कि जो वर्साइली का राजमहल था, है ना, वर्साई की जो राजमहल थी, वहां पर वह उसके सजावट में उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो था, उसके कारण वह बहुत ज्यादा कर्ज में आ रहे थे। अबाउट 2 बिलियन लिवरे। लिवरे वहां के, है ना, उस समय के रुपए को कहा जाता था, पैसा को कहा जाता था, मनी को कहा जाता था लिवरे, है ना। तो 2 बिलियन लिवरे का, है ना, कॉस्ट जो था वह कर्ज में था। किस चीज के लिए? वह मेंटेनिंग चार्ज और बहुत सारे जो काम थे अपने राजशाही को दिखाने के लिए। ठीक, और भी बहुत सारे कर्ज थे इसके ऊपर, और वो बारी बारी से हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, ड्यूरिंग किंग लुइस 16 द डेप्थ जो था राइजेज ऑन द रॉयल ट्रेजरी, यानी कि जो राज परिवार का, यानी राजा का जो ट्रेजरी था, है ना, खजाने कहे जाते थे, राज खजाने, वह पूरी तरीके से किस चीज पर? कर्ज में डूब चुका था, है ना, कर्ज में डूब चुका था। फॉर द मेंटेनिंग कॉस्ट ऑफ रॉयल पैलेस ऑफ वर्साइली एडेड 2 बिलियन लिब्रे, यानी कि जो राज परिवार था, जो पूरी तरीके से राजमहल में रह रही थी और आलीशान जिंदगी जी रही थी, वह जिंदगी कोई फ्री का नहीं था, वह जिंदगी बहुत बड़े कर्ज के रूप में चुकाया जा रहा था, है ना। लोग अच्छे से जी रहे थे, लेकिन इस जिंदगी को जीने के लिए वो कर्ज में ले रहे थे। ऐसा जिंदगी जीने से अच्छा है कि नमक रोटी ही खाया जाए, अच्छे से जिया जाए। लेकिन लोग, है ना, कहते हैं ना, एक कहावत भी है, जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे और कर्ज लेकर घी पिएंगे। तो वही यह भी कर रहा था, है ना, कि जी तो रहा था, मेंटेनिंग में अपनी झूठी शानो शौकत को दिखाने के लिए कर्ज लेकर अपने आप को, अपनी जिंदगी निर्वाह कर रहा था। तो मेंटेनिंग चार्ज में, मेंटेनिंग ऑफ रॉयल फैमिली को, अपने शान को बताने के लिए, बघारने के लिए लगभग उसको 2 बिलियन लिवरे का कर्ज था। चलो ठीक है भाई, कर्ज है उसको चुकाएंगे, लेकिन यह कहते हैं ना कि दूसरे की मदद करने के लिए भी अपने आप को कर्ज में डाल दिया। हुआ ये कि अमेरिका उस समय ब्रिटिश के, अमेरिका के 13 कॉलोनीज, भारत में भी ब्रिटिश के, हम लोग भी गुलाम थे ना, भारत भी गुलाम था ब्रिटिश के अंडर, तो इसी प्रकार अमेरिका भी गुलाम था। अमेरिका के तो 13 कॉलोनीज जो थे ब्रिटिश के अंडर आते थे, है ना। अब रही बात, तो इन 13 कॉलोनीज को ब्रिटिश के चंगुल से छुड़ाते हुए इस पर 1 बिलियन लिवरे का कर्ज ऊपर से आ गया। और तो भाई कर्ज देता इसको कौन था? तो जो लेंडर्स, जो महाजन इसे कर्ज दे दिए थे, इस लुइस 16 राजा को जो कर्ज दिए थे, उन्होंने कहा था कि हम इस पैसे का 10% ब्याज लेंगे, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। और उस समय लगभग जितने उसके पास टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में कलेक्शन आता था, वह सारा कहाँ, है ना, अधिकांश पार्ट जो है वह मनी लेंडर्स को ही दे देता था, महाजनों को ही दे देता था। क्योंकि आपने भाई कर्ज लिया तो उसको चुकाना भी आप ही का काम है ना, बाहर से तो कोई आएगा नहीं चुकाने के लिए। तो ये कहा, फॉर द टू गेट इंडिपेंडेंस 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका फ्रॉम द कॉमन एनिमी ऑफ ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन से, ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाने के लिए, अमेरिका के 13 कॉलोनीज को आजाद कराने के लिए, है ना, जो फ्रांस का भी दुश्मन ब्रिटेन था। अब कहेंगे कि सर दुश्मन क्यों था, है ना, तो दुश्मन इसलिए था क्योंकि जहां जहां ब्रिटेन, है ना, उपनिवेश बनाए हुए था, कॉलोनीज बनाए हुए था, फ्रांस भी चाहता था कि हम भी वहां पर उपनिवेश बनाए। इनफैक्ट आप लोगों ने भारत में भी देखा है ना कि ब्रिटिश भी बहुत सारे जगहों पर अपना कॉलोनीज बनाए हुए थे, और फ्रांस भी अपने कॉलोनीज बनाए हुए थे। और भारत में भी, है ना, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कई युद्ध हुए, जो जिसमें यहाँ के जो लोकल राजा थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे एंग्लो मैसूर वार, है ना, जिसमें कि फ्रेंच
हैदर अली और टीपू सुल्तान की तरफ से लड़े थे, और ब्रिटिश जो है वह अपना वहां उपनिवेश बनाने के लिए लड़ा था। तो वो सब आप लोग 8 क्लास में देख चुके हैं, उसको उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या था कि यहाँ अब उसका दुश्मन, कट्टर दुश्मन कौन था? फ्रांस का भी कट्टर दुश्मन ब्रिटिश ही था, और अमेरिका का तो दुश्मन इसलिए था क्योंकि वह उस पर कब्जा किए हुए था, अमेरिका को गुलाम बनाया हुआ था। इसीलिए कॉमन एनिमी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, कॉमन एनिमी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या किया गया कि उसे आजादी दिलाई गई, अमेरिका को आजादी दिलाई गई, है ना। और आजादी तो चलो, अमेरिका तो गुलामी के चंगुल से मुक्त हो गया, लेकिन हम यानी फ्रांस जो है वह गुलामी के चंगुल में फंसता जा रहा था, उस पर कर्ज का अंबार चढ़ता जा रहा था, है ना। क्या लिखे कि फ्रांस गेट अनदर बर्डन ऑफ 1 बिलियन लिब्रे, है ना। अब उस पर तो 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज पहले से ही था, और 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज उस पर फिर से वापस पड़ गया, जिसको, है ना, दीज डेब्ट लिवाइड एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह जो था महाजनों से 10% के इंटरेस्ट पर लिया गया था। अब आप लोग मैथ में भी इसको बना सकते हैं कि कोई धन यानी कि इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और है ना कितना 2 बिलियन प्लस 1 बिलियन लिब्रे लिया गया था। अब कितना दिन में इसको चुकाएंगे ताकि पूरा हो जाएगा, 10% टैक्स के इंटरेस्ट पर इसको देंगे। तो अब बाद में ये सब चीज करेंगे। ए लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्शन जो हो रहा था वह चला जाता था स्पेंड ऑन पेइंग डेब्ट, सबसे बड़ी धनराशि। अरे यहाँ इनकम का सोर्स क्या था? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन था। इनकम का सोर्स राजा का क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन। अब रेवेन्यू कलेक्शन क्या? तो जो किसानों के द्वारा टोटल प्रोड्यूस होते थे, फसलें होती थी, उसका जो पार्ट लिया जाता था टैक्स के रूप में, वही उसका इनकम का सोर्स था। और यही चीज जो है वह क्या, किस चीज के रूप में? तो टैक्स के रूप में चुकाता जा रहा था, है ना, टैक्स के रूप में चुकाता जा रहा था। यानी कि यह क्या, कौन सा टॉपिक था? गवर्नमेंट डेब्ट, सरकार पूरी तरीके से कर्ज के तले दबी हुई थी। नेक्स्ट पांचवा है अब अनफेयर टैक्स कोड। अनफेयर टैक्स कोड, इसको मिटाते हैं। पांचवा है हमारा अनफेयर टैक्स कोड। क्या है पांचवा? अनफेयर टैक्स कोड। अनफेयर टैक्स कोड। अब क्या कह रहे थे हम कि आप लोगों ने देखा था कि जो टैक्स पेइंग स्टेट थे वह सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट तो आराम का आलीशान जिंदगी जी रहा था, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, है ना। तो टैक्स, यही अनफेयर टैक्स कोड जो था उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट were free from any taxes, है ना, कोई भी टैक्स उस पर नहीं लग रहा था, उसको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे, है ना, प्रिविलेज क्लासेस कहलाता था। नॉवेल्स हैव, अब छोड़ो, चलो ठीक है भाई, है ना, चलो तुम टैक्स नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टैक्स चुका रहे हैं, उससे आराम से जिंदगी जी रहे हो, ठीक है। लेकिन नॉवेल्स जो थे यानी कि सेकेंड स्टेट का, नॉवेल्स हैव सम फ्यूडल राइट, नॉवेल हैव सम फ्यूडल राइट, है ना, फ्यूडल राइट। They extracted
एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल। फ्यूडल का मतलब कौन सा टैक्स? सामंती टैक्स, या फिर जमींदारी टैक्स भी कह सकते हो, बहुत जगह जमींदारी भी देता है। जमींदारी टैक्स, है ना। नॉवेल्स हैव सम फ्यूडल राइट एंड दे एक्सट्रैक्टेड फ्यूडल टैक्स फ्रॉम, किससे? फ्रॉम पीजेंट से, फ्रॉम पीजेंट से, फार्मर से इस तरीके का भी टैक्स ले रहा था। कौन ले रहा था? नॉबेल से ले रहे थे। नेक्स्ट है टाइथ। अब चर्च भी इस तरीके का कुछ टैक्स ले रहा था। क्या था चर्च के द्वारा? टाइथ। TITHE, टाइथ, है ना, टैक्स था। ए टैक्स, द टैक्स extracted by church, है ना। क्या था ये टाइथ? क्या था? विच इज 10% ऑफ टोटल प्रोड्यूस। टोटल प्रोड्यूस जो किसानों के पास होता था उसका 10% यानी 1/10 पार्ट जो है वह टाइथ के रूप में चर्च ले लेता था। अब टाइल, टी, है ना, टाइल, ये कौन सा था? तो ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला ये टैक्स था। अब कुछ टैक्स ऐसा भी था जो कि बेसिक हमारा डेली कमोडिटी जो है ना उस पर भी लगा दिया गया था। क्या है? सम टैक्सेस इंक्लूडेड फॉर बेसिक commodities like salt, tobacco, etc. अब लास्ट है all the taxes paid by only फर्स्ट स्टेट, थर्ड, सेकेंड स्टेट या थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट, है ना, थर्ड स्टेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही इन सारे टैक्सेस को पे किया करते थे। यानी कि यह क्या था? अनफेयर टैक्स कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? अनफेयर टैक्स कोड कहलाता है।